हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे प्रोसीड करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब अकाउंटिंग का यूजेस क्या है, कैसे हमें हेल्पफुल करता है ये। तो चलिए देख लेते हैं। Accounting offers the following advantages. First is the helpful in management of business. ठीक है, अब कोई भी बिजनेस, आप जैसे कोई भी बिजनेस है रैंडम, आप सोचिए उसको मैनेज करने में, जैसे प्लानिंग करने में, तुरंत डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल करने में कितना कुछ हमें करना रहता है बिजनेस में। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है कि प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब कितना सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, और कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो सब प्रोवाइड, ये सब का प्लान कौन कर देता है? अकाउंटिंग कर देता है। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो जिस हिसाब से ये करता है उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम इस हिसाब से सेल्स एक्सपेंस जितना भी होगा हमारा वो होगा। ठीक है, फिर इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब एट टाइम्स क्या होता है ना, मैनेजमेंट को बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि तुरंत व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर। जैसे कि एक कस्टमर है, सपोज आप ही जा रहे कोई दुकान में, आप कपड़ा खरीदने गए कोई नॉर्मल से शॉप में, ठीक है, तो आप शॉप में गए, आप कोई 1000 रुपीज़ का आप कोई कपड़ा देख रहे हो, लेकिन आप को वो कस्टमर बोल रहा है कि प्लीज अलाउड अ डिस्काउंट, ठीक है, अलाउ मी अ डिस्काउंट। अब आप शॉपकीपर हो, आप एकदम रूड तो नहीं हो सकते, ठीक है, आपको थोड़ा तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। अब आप कितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो आपको तुरंत एस्टिमेट करना पड़ता है ना, तुरंत बताना पड़ता है। तो उसमें अकाउंटिंग हेल्प करता है कि कितना देना चाहिए, उसका वो कितना में खरीदा है, मार्केटेड वैल्यू कितना है, ठीक है, उस हिसाब से वो अपना देखेगा। And how yeah, accounting provides all the information required such decisions making. Okay, third है कि helpful in controlling. So management would like to see that the cost incurred is reasonable and that no department is overspending. So क्या है, बिजनेस में भी बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंट मतलब डिपार्टमेंट भाग होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि कॉस्ट बहुत मतलब सब चीज़ का कॉस्ट रीजनेबल है और कोई भी ज़्यादा ओवर खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा कम, सब चीज़ अकाउंट प्रोवाइड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंट्रोलिंग पैसा के मामले में। ठीक है, ओनली अबाउट मनी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, क्योंकि जब लिमिटेशंस पढ़ेंगे ना तब हम लोग ये चीज़ का लिमिटेशन देखेंगे कि चलिए वो बाद में बात करती हूँ, पहले आगे कवर करती हूँ। जैसे प्रोवाइड्स कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है, business transactions have grown in size and complexity and it is not possible to remember each and every transaction. all right, जैसे आप एक नॉर्मल सा राशन शॉप से आप अपना राशन खरीदते हो जिसमें कोई डिजिटली कुछ नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सा वो कैलकुलेटर लेके बैठते हैं और आप राशन महीने का खरीदते हो। लेकिन वही अगर आप एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी मार्ट में चले जाओ, ठीक है, वहाँ इतना सारा खरीदारी होता है, इतना बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है कि बहुत ही इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, इज इट? नहीं, आप कोई भी जैसे कोई भी बड़ा मार्ट में चले जाओ, मॉल वगैरह में, तो वहाँ तो आपका डिजिटली होता है ना, कंप्यूटर में होता है वो, तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग ही तो होता है। अकाउंटिंग कीप्स ऑल द प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये भी हमने समझ गए सॉरी। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो उसके लिए, क्योंकि एट अ टाइम कोई बिजनेसमैन को नहीं याद रहता है कि जैसे हाँ नहीं याद रहता है कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। आप हिस्ट्री देखते हो, आप इतना साल का इतना से इतना साल के बीच में कितना आपका सेल्स एक्सपेंसेस हुए, कितना प्रॉफिट लॉस हुए, वो सब आपका अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, enables comparative study by keeping a systematic record. Accounting helps owners for to compare one year's cost, expenses, sales and profit, जैसे कि आपको बताई मैं अभी।
यहाँ पर the basis which decision can be taken more judiciously, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब आपको क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे 10 दे दी हूँ, आप इसमें से कोई भी 5 याद कर सकते हो, एनी 5, और उसको आपको ओन लैंग्वेज में खुद से लिखना है अगर एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है। तो आप बाकी का देख सकते हो, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, एंड ये एक लास्ट जो है 10, ये 11 नंबर, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये आपको हर चीज़ में लिखना चाहिए। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये मैं पिछले क्लास में फ्रॉड्स के बारे में बताई थी कि कैसे हेल्प करता है, कि अगर कोई बोलता है कि मैं बाद में पैसा पैसा दूंगा आपको और सामान लेके चले जाता है, तो अब वो याद नहीं रहता है, तो अगर आप उसमें मार्क करके रखते हो कि अच्छा इसको पैसा देना बाकी है, तो काउंटिंग उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप एनी 10 में एनी 5 करिए। चलिए अब लिमिटेशंस देखते हैं। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट होता है अकाउंटिंग, ऐसा तो नहीं है ना, एक्यूरेसी किसी चीज़ का कभी 100% नहीं होता है। तो लिमिटेशंस है कि एज डिस्कस्ड अबव, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स about information about the profitability and financial soundness of a concern of the owners, ठीक है, हमको ये पढ़ा है हमने। In addition, it provides various other valuable information also. However, accounting has certain limitations which must be kept in mind while using such information. These are the limitations. So यही जो मैंने कहा, बहुत ही अच्छा काम करता है अकाउंटिंग, लेकिन इट हैज सम लिमिटेशन दैट मस्ट बी कीप इन माइंड। ओके, पहला देखते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। चलिए ये देखते हैं पहला पॉइंट। सो अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस, एन अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आता, एग्जाम्पल से समझता है। यहाँ एग्जाम्पल भी आपको देना है कि it is extremely difficult to predict with a degree of accuracy that the actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदा 5 लाख में, ठीक है। आप सोच रहे हो ये 5 लाख में खरीदा है तो मैं इसे 5 साल तो आराम से चला पाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो आप 5 साल, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके हिस्ट्री में आपने कोई 5 लाख के मशीन खरीदी है और वो 5 ही साल चला है, ठीक है। लेकिन आप जो नया एक एसेट खरीद रहे हो, अब एसेट क्या चीज़ है हम अच्छे से बताएंगे, अभी खाली आप समझो। एसेट खरीद रहे हो, वो बाकी के आप अजम्पशन कर रहे हो हिस्टोरिकल बेसिस पे कि अच्छा ये भी 5 साल चलेगा, लेकिन वो 5 साल से ज़्यादा भी तो चल सकता है या 5 साल से कम भी तो चल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि 5 लाख का पिछले बार खरीदे तो 5 साल चला था, इस बार खरीदेंगे तो भी 5 साल चलेगा। इज इट लाइक दैट? नो, नॉट एट ऑल। तो ये तो एक्यूरेसी नहीं है, एकदम 100% डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं देता है, ठीक है। सेकंड क्या है, चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो अब क्या है ना, accounts are prepared on the basis of number of accounting concepts and convention. Hence the profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic, ठीक है। इसी बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है, चीज़ें। आप जैसे अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी एसेट्स आप खरीदते हो या कोई फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड एसेट है आपके बैलेंस शीट में, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट्स के हिसाब से आपका कुछ वैल्यू, आपका प्रॉफिट बताता है, कुछ लॉस बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले देख लेते हैं क्या, द वैल्यू रियलाइज्ड ऑन देयर सेल मे बी और may or less value than the okay, yes, similarly on the account of convention profit and loss account did not disclose the profit division the future losses। जैसे आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, आपके बैलेंस शीट पे जो आप उसका मार्केटेड वैल्यू लिखोगे, इन फ्यूचर हो सकता है कि उस मार्केटेड वैल्यू से वो कम रहे या ज़्यादा रहे, ठीक है। तो आपका एट टाइम क्या होता है, वो अगर एट टाइम आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, जब तक बिजनेस क्लोज नहीं हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक बिजनेस क्लोज नहीं हो जाता है तब तक का आप अगर देखना, एनालाइज करना चाहोगे तो क्या वो प्रॉफिट ही रहेगा।
अगर आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप कुछ चीज सामान खरीद रहे हो या सॉरी कुछ बेच रहे हो, ठीक है, आप 100 का सामान 200 में बेच रहे हो, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका एक हिस्टोरिकल आपका रह गया आपका हिस्ट्री में कि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ ₹100 का। हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो 100 का सामान आपका 200 बन जाए। आप 200 में, अब 200 बनेगा, आप 200 में बेचोगे तो उसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप हिस्टोरिकल बेस्ड पे, कन्वेंशंस पे अगर आप देख रहे हो उसको, तब तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा ना कि फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो फ्यूचर में जब इंक्रीज होगा तब वो प्रॉफिट ना रहे, ठीक है। क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लॉस हुआ है, दैट लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पहले पहले वो चीज में प्रॉफिट हुआ है, अब लॉस हो रहा है। मतलब ये एग्जैक्टली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें आप पढ़िए ये चीज, इसमें क्या लिखा हुआ है ये चीज को पढ़िए। यहाँ से accounts are prepared on the basis of number of accounting concepts and conventions. Hence, the profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic. For example, fixed assets are shown in the balance sheet according to the historical cost concept. This means that the fixed assets are shown at their cost and not at their market value. The values really realized on the released on their sale may be more or less than the value stated in the balance sheet. ठीक है। Similarly, on the account of convention and conservatism, the profit and loss account does not disclose the true profit of the business. ठीक है, क्यों? क्योंकि future losses are provided whereas future incomes are ignored. ठीक है, फ्यूचर लॉसेस प्रोवाइड करके आप बता सकते हो ओवरऑल आपका पोजीशन नहीं, क्योंकि फ्यूचर अगर लॉसेस आप दिखा रहे हो तो फ्यूचर इनकम्स भी तो हो रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। थर्ड नंबर है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो है, उसी से हम लोग ऊपर वाला इससे ही पता चल रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन बी शोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज डिस्क्लोज्ड, क्लोज डाउन, डिस्क्लोज बोलिए क्लोज डाउन। जैसे कि आपका टोटल आप बिजनेस में, आपका पूरा बिजनेस में टोटल में प्रॉफिट हुआ या आपको बिजनेस करके आपको बहुत ही लाभ पहुंचा कि एकदम ही लॉस हुआ, ये कब पता चलेगा? जब आप बिजनेस को टोटल क्लोज करोगे। आप बिजनेस स्टार्ट किए 100 रुपए के साथ फॉर एग्जाम्पल, और आप 100 रुपए का बिजनेस स्टार्ट करके अभी आप इतना 1 लाख कमा चुके हो, तो ये आपके लिए गेन हुआ, आप प्रॉफिट में हो। जी ठीक है, तो ये कब पता चलता है? ये जब तक आपका बिजनेस क्लोज होता है तब पता चलता है, ऐसे बीच में नहीं पता चलेगा। तो ये एक चीज है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और एक चीज है इसमें, क्या है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब आपको जो अकाउंटेंसी ये सिर्फ मनी रिलेटेड सब चीज इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक बिजनेस में जो एक मैनेजमेंट होता है, एक रेप्यूटेशन होता है, कॉर्डियल मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस जो रहते हैं, फर्म का कितना एबिलिटी है न्यू प्रोडक्ट्स लाने का, डेवलप करने का, एफिशिएंसी मैनेजमेंट, ये सब तो नहीं देता है। ये सब क्या देता है? क्वालिटी बताता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या क्वालिटी बताते हैं? नो, अकाउंटिंग ओनली मनी रिलेटेड चीज कर पाता है। आपको नहीं बताएगा कि आपको कस्टमर से कैसे सेटिस्फाई आपको कस्टमर को करना पड़ेगा, अकाउंटिंग नहीं बताएगा, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप कर सकता है आपका फर्म, अकाउंटिंग नहीं बताएगा, वो आपको अपना दिमाग लगाना है। तो अकाउंटिंग फुल्ली रिलायबल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंट। Accounts are prepared on the basis of historical costs, and such the figures given in financial statements do not show the effect of changes in the price level.
The assets remain undervalued in the many cases, particularly land and building. The outcomes of the practice in the balance sheet values of assets not helpful investor. तो ये चीज़ वही है कि अगर आप बैलेंस शीट में आप कुछ आपका जो एसेट का आप एक प्राइस लिखते हो, हिस्टोरिकल केसेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका बिजनेस तो नहीं चलेगा। 1990 का बैलेंस शीट में आपका जो आपका एक कॉपी होता था, एक कॉपी का दाम अगर 5 रुपया होता था, अभी वही कॉपी का दाम 50 रुपया है। तो आपके 5 रुपए में बेचोगे? नहीं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते हो ना, आपको उसको अपने से खुद से एंट्री करना पड़ेगा कि अभी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने 7 पॉइंट दे दिया है, आप उसमें से कोई भी 5 लिख सकते हो या आप सातों लिख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। आगे और वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स।